महोदय, सम्मानित कोर कमेटी के अध्यक्ष हमारे संतोष भाई, सुरेश साहनी जी, राकेश भाई, बब्बन जी, विनोद भाई, सौरभ जी, वीरेंद्र भाई, कैलाश जी, देवी प्रसाद जी, अमित चौधरी जी और जेपी जी, प्रेमनाथ जी, केडी जी, रामनाथ जी, रमाकांत मल्ला जी, जोखू भाई, जिनका मैं नाम लिया वो मेरे मुख में है और जिनका नहीं ले पाया वो मेरे दिल में निवास करते हैं। मित्रों, अनुभव है 20 साल का। सामाजिक संगठन का कार्य मैं 1996 में पूर्ण रूप से फूलन देवी के साथ शुरू किया था। और जब भी कोई गले में किसी के माला डालता है या मेरे गले में हार डालता है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि जरूर देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जीने की कला सिखाई है। मेरे अंदर एक आग भरी है, इसलिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। 2 शब्द, राइटर नहीं हूं, लेकिन दिल की आवाज निकली और कलम से लिख दिया। दिया था दिल से रतन ले ले बहना, दिया था दिल से रतन ले ले बहना, फूलों का ये हार सुमन ले ले बहना, सोचा था सावन में बांधो हीरा के विदाई में हमसे कफन ले ले बहना। वह फूलन देवी जो एजेंडा बहुत सोच समझ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और बब्बन भाई ने अभी जो बात किया, हमारे सुरेश जी ने बहुत गहन विचार विमर्श किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाए, और जो एजेंडा इसमें आया है महिला सशक्तिकरण का, क्या प्रारूप होना चाहिए, शिक्षा का प्रारूप गांव और शहर में क्या होना चाहिए, उस पर विचार लिया गया। लेकिन यहाँ एक एजेंडा मूल रूप से छाया रहा हुआ, वो था आरक्षण का। इस एजेंडे पे कम, आरक्षण पे लोगों ने ज्यादा अपना विचार दिया। तो मैं मानता हूं कि ये कहीं न कहीं ये आग है, पूरे देश में इसकी एक हवा चल रही है, और जिसको आप अपने एजेंडे में शामिल करके ले करके, सौभाग्य की बात है आज हमारे सौरभ भाई युवा इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये किसी ने कहा कि बहुत बड़ा दिन है। 1925 में आरएसएस का संगठन, आरएसएस का जो है वो उस दिन संरचना हुई थी, और आज 2015 में ठीक 90 साल बाद बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जन्मदिन भी है सौरभ भाई का। हम लोगों ने सेलिब्रेशन भी किया, तो सब लोगों का विचार आया, सबके विचारों को मूल रूप से और विस्तृत रूप से अध्यक्ष जी ने जवाब दिया। 11 एजेंडे निषाद कोर कमेटी के, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ इसमें बात भी आया, कुछ विवाद भी आया, निषाद के नाम को लेकर के आया। मित्रों, मैं थोड़ी सी बात अपने बारे में भी बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को इससे एनर्जी मिलेगी। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद मेरे पिताजी मछली मारने का काम करते थे। किसी कारणवश जेल चले गए मछली के ही व्यवसाय में। मेरे बड़े भाई खो गए उस समय, छोटे भाई को पीलिया हो गया, वो एकदम बिल्कुल चारपाई पे आ गए। हाई स्कूल का परीक्षा पास करने के बाद मेरी माँ ने कहा कि बेटा कैसे पढ़ेगा। मैंने कहा माँ, ठाकुरों के घर में छा करके मजदूरी करके मछली मार के अपनी पढ़ाई कर लूँगा। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तो ये सब करके अपनी पढ़ाई कर लेगा, लेकिन जो ये तेरी छोटी छोटी 5 बहनें हैं इनको कौन खिलाएगा और मुझे कौन खिलाएगा। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। घर छोड़ करके दिल्ली आया, 100 रुपये लेके घर से चला था। एक ट्रेन चलती थी उस समय गंगा जमुना, 82 रुपये का टिकट था। जब दिल्ली पहुंचा तो 18 रुपये जेब में बचे थे। 18 रुपये से अपना जीवन शुरू किया 1986 में। 18 रुपये से अपना जीवन शुरू किया। पहला काम जो मैंने शुरू किया, किसी से 100 रुपये उधार लेके आजादपुर मंडी से 4 धड़ी भुट्टा ले आया। जुलाई का महीना था। माल रोड यूनिवर्सिटी के चौक पर बैठ के घूमता था। व्हाइट रंग का शर्ट था। जब बेना होता था ना, कोयले में चिंगारी निकलती थी, 70 छेद हुए थे। वहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू किया। बाद में पढ़ाई शुरू करी।
फूलन देवी से मुलाकात हुई, सिलाई का काम सीखा, बैग का काम हमने शुरू किया। 1996 में ये एक धरना आंदोलन हुआ समाज का, फूलन देवी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे। मुझे यहाँ प्रेशर लगा पानी का, मैं इतने ऊपर से गिरा, बेहोश हो गया। उठा के मुझे राम मनोहर लोहिया में ले गए, फूलन देवी वहाँ देखने गई थी, मैं बेहोश था। सुबह फिर 7 बजे मिलने आई और उठा के अपने कोठी पे ले आई। बोली भैया क्या करता है? मैंने कहा दीदी नौकरी करता हूँ। करे कौन सी नौकरी? मैंने कहा प्राइवेट नौकरी करता हूँ। कितना कमाता है? मैंने कहा 200-250 रुपये हफ्ते कमाता हूँ, हफ्ते में पेमेंट मिल जाती है। तो बोली सरकारी नौकरी कर ले। मैंने कहा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो कैसे सरकारी नौकरी करूँगा? बोली कि मैं दिला दूँगी। उन्होंने निदेशक लेखा डाक में बात किया, सिविल लाइन में 7,500 सैलरी उस समय 96 में। हमने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं दीदी मुझे आपके साथ राजनीति करना है, मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नौकरी नहीं करेगा तो नौकर रखेगा। मैंने कहा इतनी मेरी औकात कहाँ है? कहने लगी क्यों? मैंने कहा मशीन लाने के लिए पैसे नहीं है और मशीन लगाने के लिए ज़मीन नहीं है। बोली मैं दोनों करूँगा। चल 20,000 रुपये निकाल के दिया और 3 मशीन में खरीद के लिया है। उस समय बड़ी मशीनें होती हैं, बैग बनाने के, लैपटॉप बैग, सफ़र बैग, शुरू कर दिया काम। उनके साथ आने जाने लगा और वहीं से मेरा सफ़र शुरुआत हुआ। मित्रों, आज हमारे बीच हमारे बड़े सहयोगी मित्र कैलाश भाई बैठे हैं। चौधरी लौटन राम जी की बातें हुई, डॉक्टर संजय निषाद की बातें हुई, रुक्मणी देवी भी अपनी पार्टी चलाती हैं। आपके लखनऊ में जूठन राम निषाद भी एक पार्टी रजिस्टर्ड कराए हैं। आपके खेमई प्रसाद निषाद सुल्तानपुर में हैं। अभी हमारे श्यामलाल भाई चले गए सुल्तानपुर वाले, उन्होंने अपना दर्द बयान किया। लौटन राम जी कोई हिसाब किताब नहीं दिए। ठीक है, लौटन राम ने गलतियां की, लौटन राम जी ने, लेकिन लौटन राम जी दिल से जो काम करना शुरू किया था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब 10 सितंबर 2004 को मुलायम सिंह की सरकार ने यहां से रिकमेंडेशन भेजा आरक्षण को लेकर के, जब वह रिकमेंडेशन केंद्र सरकार में गया तो मीरा कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थी, मायावती से बात करके उस रिकमेंडेशन को सबसे नीचे उठा के दबा दिया, रख दिया। इसके बाद हम लोगों ने मूवमेंट किया, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे शुरू हो गया। मैं दिल्ली में रहता था, कैलाश भाई वगैरह आते थे कि डीसीपी से परमिशन लेके वहां करो। 7 बार धरना प्रदर्शन किया गया। मायावती उसको एकदम नीचे उठा के रख दिया। हम लोगों ने बातचीत किया, संजोग से राहुल गांधी से टाइम मिल गया। 2 साल बाद 26 जनवरी 2007 राहुल जी से टाइम मिला। राहुल जी से सारी बातें बताई गई। बैठ करके 5 लोग थे, मैं था, कैलाश नाथ निषाद थे, राम निहाल निषाद, रामरूप बिंद, अर्जुन बिंद, गाजीपुर। हम लोग राहुल जी के सामने बैठे और लौटन राम जी के नेतृत्व में लौटन राम जी ने कहा कि माननीय भैया 13 नवंबर 1986 को दिल्ली के मालंकर हॉल में एक कार्यक्रम निषाद के बैनर तले किया गया और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस समय कहा था कि निषादों का यह बहुत बड़ा मैटर है पूरे देश का, और अगली मेरी सरकार बनती है तो इस पर जरूर मैं विचार करूंगा और बिल लाऊंगा। दुर्भाग्य से सरकार नहीं बनी 89 में, 91 में उनका मर्डर हो गया। तो भैया राजीव गांधी जी ने ये वादा किया था। राहुल की आंखें नम हो गई, आंसू निकल आए, ऐसे आंसू पहुँचते हुए बोले कि मेरे पिताजी ने वादा किया था तो मैं संकल्प लेता हूँ कि निषादों का गॉडफादर बनूंगा। आप मुझे बताइए, अभी वीडियो साहब बता रहे थे कि हम लोगों ने एक 403 पेज की वो रिपोर्ट तैयार किया था। वो रिपोर्ट जब राहुल गांधी जी को सौंपा गया, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा संविधान मैं नहीं पढ़ूंगा और न कोई अधिकारी पढ़ेगा। आप मुझे मेन बिंदुओं को बताइए कि हम आरक्षण कैसे दिला सकते हैं आपको। लौटन राम ने कहा कि ठीक है भैया टाइम दीजिए। हम लोग चले आए, यहाँ बैठ करके 9 बिंदुओं पे इंजीनियर कन्हैया राम निषाद जी, दयाराम निषाद जी, इंजीनियर साहब, आप कैलाश नाथ जी, लौटन राम जी मिल करके बनाए। पुनः हम लोग जब 1 महीने बाद जा करके उनसे 7 फरवरी 2007 को मिलते हैं तो राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि निषाद जी आचार संहिता लागू हो गई, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप कांग्रेस से जुड़िए दिल से, चुनाव के बाद हम आपका आरक्षण की बात करेंगे। लौटन राम ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि भैया हम लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, हमारे लोग कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, चुनाव लड़ना पड़ेगा। लौटन राम बोले कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलाता हूँ, एक सामाजिक संगठन है, हमारे लोगों के पास साइकिल तक नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी जी ने कहा व्यवस्था मैं दूंगा। निषाद जी बोले नहीं, मैं क्या कह के अपने समाज से वोट मांगूंगा? राहुल जी ने कहा बताओ। बोले
यह जो मेरा मांग है, मेरी मांग को अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में रखिए। 17 नंबर कॉलम पर उन्होंने रखा और कहा कि निषाद जी, यदि आपको चाहे या लौटन राम की हम लोग जितने सारे लोग थे, हम लोगों की इतनी समझ बूझ नहीं थी। लौटन राम को एक लालिच था कि इतना बड़ा देश का नेता कह रहा है कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो निषाद जी चुनाव लड़ना पड़ेगा। लौटन राम ने कहा, मैं सामाजिक मंचों पे कसम खा चुका हूं भैया, जब तक मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा, ना मैं कोई संगठन में पद लूंगा। तो उन्होंने कहा कि कैसे आपको फिर हम आरक्षण दिलाएंगे? तो इन्होंने कहा कि चुनाव तो लड़ाना पड़ेगा। बोले ठीक है, नाम दो। हम लोग चले गए और यहाँ से आने के बाद 15 नाम दिया गया। 15 नाम दिया गया। 15 नाम पे सिर्फ इस लालच से कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, व्यवस्था कांग्रेस पार्टी देगी, चुनाव के बाद हमें आरक्षण मिल जाएगा, इस लालच से लौटन राम जी ने हाँ कर दिया। 15 नाम दिया। यहाँ के उस समय अध्यक्ष जो थे, उन अध्यक्ष से पूछे बगैर सलमान खुर्शीद से 15 के 15 नाम को उन्होंने घोषणा कर दिया। मेरा नाम जौनपुर सदर से, लौटन राम का गाजीपुर से, अर्जुन बिंद जमनिया से, भोला बच्चन चुनार से, रामरूप बिंद को टिकट मिला भदोही से, ज्ञानपुर से, राम किशुन निषाद अतरौलिया आजमगढ़ से और गोपाल निषाद मऊ से, इसी तरह गंगाराम बिंद मझवा से, इसी तरह 15 टिकट क्लियर हो गया। लौटन राम जी ने कहा, तूफानी भैया, जितने लोगों को टिकट मिला है तो नॉमिनेशन भी करना नहीं जानते, चिट्ठी लिखना नहीं जानते। चूंकि मैं 2003 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुका था तो उन्होंने कहा कि हम दोनों चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी के यहाँ से गाड़ी मिल गई और व्यवस्था मिल गया, एक ड्राइवर, तेल पानी का खर्चा उन्होंने दे दिया कि जाओ। हम लोग उसमें लग गए, लोगों का नॉमिनेशन कराने लगे और राष्ट्रीय निषाद संघ के माध्यम से निषाद को मिला था 15 टिकट। 2 पे हमने मना कर दिया, 13 लोग हमारे चुनाव लड़ने लगे। जब वो चुनाव लड़ने लगे उस समय प्रदेश के अध्यक्ष मुन्ना पहलवान फैजाबाद वाले थे और हम लोगों ने, मैं गाजीपुर में था उसी समय, फोन आया दिल्ली से कि आप आकर के अपने कैंडिडेटों का पैसा ले जाओ। ऐसे ऐसे चिट्ठी लिख कर दी। चिट्ठी लेकर के 4 लोगों का बाई ईयर मैं बनारस से जब वहाँ गया दिल्ली पैसा लेने, तो 5-5 लाख रुपए मिला। 5 लाख रुपए मिला। तो मुझसे मोतीलाल वोरा जी ने पूछा कि निषाद जी ये बताइए चुनाव कैसा चल रहा है? मैंने कहा सर, जहाँ सपा बसपा और भाजपा 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, आप 5 लाख दे करके पूछ रहे चुनाव कैसा चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि तब इसके लिए राहुल जी से बात करो। राहुल जी से बात हुई। राहुल जी ने कहा कि जितने निषाद कैंडिडेट हैं सबको ये श्रेणी में रखा जाए। तब 3 लाख रुपए कांग्रेस अपने कैंडिडेटों को देती थी, लेकिन हर निषाद को 15 लाख से अब 15 लाख से लेकर 27 लाख रुपए तक मिला, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव था। जो पहला चरण था उसमें 15-15 लाख है और जैसे चरण बढ़ता गया 5-5 लाख बढ़ते गया। इस तरह से पैसा मिला सबको। पैसा मिलने के बाद वोट क्या मिला? मैं और लौटन राम 45 विधानसभाओं में जाकर के लोगों के सामने हाथ जोड़ करके मांगते थे और बताते थे कि हम इसलिए कांग्रेस को वोट देने के लिए कह रहे हैं। तो लोग क्या जवाब देते थे? अरे भैया हम तो जवाब दे दे, यही जो विजय मिश्रा लड़त है कह दे, जमान दे दे, अब कैसे अगली दाएं कर ले। चलो एनीवे जैसे तैसे कांग्रेस चुनाव लड़ी, सबको 2600, 2700, 4200 वोट मिला। किसी को चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था। जैसे पैसा आया, हमारे लोग जिनको टिकट मिला था, जिनका नाम हम लोगों ने दिया था, जैसे पैसा आया वो कटना शुरू हो गई। 1 जीप कोई चलाया, कोई 2 जीप चलाया, कोई 1 लाख खर्च किया, कोई 50,000 खर्च किया। 15 लाख से 27 लाख तक मिला। उसके बाद मुन्ना पहलवान जी और इंजीनियर कन्हैया राम निषाद जी, दयाराम बीडीओ साहब, इन्होंने कहा संगठन कैसे चलेगा लौटन राम जी, इन सारे लोगों को बुलाओ। मुन्ना पहलवान के घर पे एक मीटिंग बुलाई गई और वहाँ ये कहा गया 50-50 हज़ार रुपए सारे लोग दे दो। रामचरित्र निषाद मेहदावल से भी लड़े थे, उनका भी नाम हाथ से लिख के हमने डाल दिया था। तो 50-50 हज़ार रुपए राष्ट्रीय निषाद संघ के संगठन में डाल दो ताकि आगे लड़ाई लड़ी जाए। तो सबसे पहला उसमें स्वर उठा रामरूप बिंद का। उन्होंने बोला आपको सम्मान कम मिलता है निषाद जी, आप पैसे की बात क्यों करते हो? वो 13 के 13 लोग संगठन से कट गए। लौटन राम का सिर्फ एक आधार, फिर ये रोते गाते गए, राहुल गांधी को क्या जवाब दूं? किसी ने कोई कुछ नहीं किया। हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन गेट नंबर 4 पर किया और उस टाइम मायावती की सरकार अपने पूर्ण बहुमत में थी। 13 मई 2007 को मायावती की सरकार बनी। 27 मई 2007 को मायावती अपने पहले कैबिनेट में यह निर्णय लिया कि जो निषाद का रिकमेंडेशन केंद्र सरकार में गया है उसमें कुछ त्रुटि है, उसको वापस मंगाया जाए। इसने चिट्ठी लिखा और सबसे नीचे से मीरा कुमार लिखा। मुलायम सिंह जो रिकमेंडेशन भेजा, मुलायम सिंह के लोग जो आज भी समाजवादी पार्टी में 1 दर्जन निगम, आयोग, राज्य मंत्री और चेयरमैन बनाए गए हैं,
लेकिन ये सब लोग क्या कर रहे हैं? कितनी आवाज उठी? भारतीय जनता पार्टी के 14 सांसद जीत करके इस समय आए हैं, 14 नहीं सॉरी 9, उत्तर प्रदेश से 10 हैं और पूरे हिंदुस्तान से 14 लोग हैं। जब यह चुनाव हुआ मित्रों, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, लौटन राम ने वाकई में समाज को जगाने का काम किया। और लौटन राम की आज कमजोरी क्या है? इनके ससुर जी जो फादर इन लॉ थे वह फ्रीडम फाइटर थे, उनको 20,000 रुपये पेंशन मिलती थी। जब तक वो जिंदा रहे तब तक इनके घर का खर्चा चलता रहा। ये पागलों की तरह कभी कलकत्ता, कभी बम्बई, कभी यहाँ, कभी वहाँ, 2-4 बार इनके साथ में भी सफर किया। जनरल टिकट लेकर के अखबार बिछा के लाइटरिन के पास पहुँच गए, बैठ गए और कहाँ पहुँच गए? बड़ौदा पहुँच गए। मैंने कहा भैया इतना मेरे से नहीं होगा। इस तरह वह काम किया। और 5 उनकी बेटियां हैं। खर्चा जब उनके फादर इन लॉ एक्सपायर कर गए तो खर्चा कहाँ से चले? निषाद ज्योति पत्रिका, समाज का सेवा, पागलपन। 2009 में दिग्विजय सिंह, माननीय दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, गाड़ी में अपने बैठा करके 24 अकबर रोड से अपने घर तक लेके गए। एक तरफ मैं बैठा था, एक तरफ लौटन राम। उन्होंने कहा कि लौटन राम जी, समय हमेशा बराबर नहीं रहता, 1 करोड़ पार्टी देगी, 50 लाख मैं दिलवा दूंगा, तुम लोकसभा का चुनाव लड़ जाओ। बोले नहीं राजा साहब, निषाद और छत्री में कोई फर्क नहीं होता। जिस तरह आपने कसम खाया है कि 2012 तक कोई हम पद ग्रहण नहीं करेंगे, इसी तरह मेरा भी संकल्प है कि अगर मेरे समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। अगर मेरे समाज को आरक्षण आप दे देते हो तो स्वीपर का काम दे दो, आपके ऑफिस में झाड़ू लगाऊंगा। ऐसे बोल करके बोले कि देखो ये तुम्हारे साधु हैं बगल में बैठे, इनको भी लड़ा दो, तुम भी लड़ो, मजबूत हो जाओगे तो तुम्हारा समाज भी तुम्हें साथ देगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पाओगे। वो बात मुझे आज याद आ रही है। अभी कैलाश भाई बताए, इन्होंने पागलपन में आकर के क्या किए कि जब आरक्षण नहीं हुआ, 2009 का लोकसभा आ गया, इन्होंने मोबाइल उठाया, उसमें मैसेज बना करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मैसेज भेज दिया। क्या भेजा कि अगर चुनाव से पहले में आरक्षण नहीं होता निषाद समाज का, मैं रायबरेली से चुनाव लड़ाऊंगा, अपने भाई को अमेठी से चुनाव लड़ाऊंगा। और किसी ने साजिश के तहत इनके गांव नंदगढ़ से किसी ने राजू कश्यप को ले जाके हम अमेठी से चुनाव लड़ा दिया। अमेठी से जब चुनाव लड़ाया तो उसमें रीता बहुगुणा को किसी ने बताया कि लौटन राम के गांव कहाँ है, और लौटन राम चुनाव लड़ाया। लौटन राम को वहाँ से राहुल जी ने कहा कि अब लौटन राम आज के बाद इस कार्यालय में नहीं दिखना चाहिए, उसको वहाँ से भगा दिए। ये पागलपन उनकी थी। मैं लगे रहे, मेरे साथ भी यही होता रहा। लेकिन मित्रों, यह जो सामाजिक लड़ाई हम लोग लड़ते रहे, मीरा कुमार के साथ बैठे, बहस हुई सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में जाकर के। अभी जो बता रहे थे बीडीओ साहब कि वहाँ एक अधिकारी कन्हैया राम वहाँ डायरेक्टर है सोशल जस्टिस में, आप जाओगे तो आपको घुसने नहीं देगा। जब मैंने ये देखा, उन्हीं दौरान मेरे दिमाग में खुरापात आया। अपने बीच में यहाँ बैठा हूँ, चाहे ये बात लीक हो जाए, मेरे लिए आज बहुत बुरी तरह फंस गए हैं रामचरित्र निषाद, उनको फंसा दिया गया है। सुप्रीम हाई कोर्ट में जजमेंट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करने वाले हैं आरक्षण के मैटर, ये अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट पे। मैं जौनपुर का निवासी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे चारों बच्चे अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट पे पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पूरा फायदा ले रहे हैं। मेरा बेटा नेहरू बॉयज हॉस्टल में रहता है, ग्रेजुएशन वो कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर, लेकिन जिस हॉस्टल में रहता है खाना फ्री, रहना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सब कुछ उसको मिल रहा है एससी के हॉस्टल में। मेरी बिटिया मुखर्जी नगर में रही फ्री ऑफ कास्ट एससी के हॉस्टल में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही है उस सर्टिफिकेट के आधार पे। और उसी सर्टिफिकेट के आधार पे मैं मछली शहर से 2014 का लोकसभा चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कांग्रेस के टिकट पर लड़ा मित्रों। और जब मैं टिकट मांग रहा था, 31 लोग उस सीट पे टिकट मांग रहे थे। माता प्रसाद जैसे जो 4 बार मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, वो टिकट मांग रहे थे। 4 जाटो समाज के 4 रिटायर्ड कमिश्नर टिकट मांग रहे थे। लेकिन जब मुझे टिकट मिला तो ऐसा लगा कि वो लोग खा जाएंगे। मेरा टिकट हुआ, अगर उनके बात वो चलता तो मेरा वो जो है सर्टिफिकेट वो छीन लेते। मैं आया जब जौनपुर में माता प्रसाद के घर दलित संगठनों का बैठक हुआ, और अगले दिन सारे अखबारों में मोटी मोटी लाइन निकली कि निषाद ने डाका डाला दलित अधिकार पर, सारे लोग विरोध में। और मेरे नाम का 2 सर्टिफिकेट जाली इशू करा लिया गया, एक सागंज से, एक जौनपुर सदर से, और कोर्ट में लगा दिया कि ये यहाँ जौनपुर का निवासी है ओबीसी का, और ये जो है कैसे चुनाव लड़ेगा। मुझे नोटिस आ गया। 22 अप्रैल को हमने नॉमिनेशन करा और 23 को मेरे पास नोटिस आ गया आरओ का। क्योंकि जो वहाँ का आरओ था, देखो जाति का कितना बड़ा असर पड़ता है। जो आरओ था राधे श्याम, वो जाति का चमार था, एडीएम जौनपुर का, और वह आरओ था। उसने तुरंत मेरे पास नोटिस भेज दिया। और जब नोटिस मेरे पास भेजा तो उधर रामचरित्र निषाद को बीजेपी से टिकट मिल गया, उनके भी नोटिस लगा दिया।
दोनों पे नोटिस आ गया। रामचरित्र निषाद जौनपुर कोर्ट के जो बार के अध्यक्ष थे यूपी से, उनके दो भाई आईपीएस और आईएएस हैं। वो दबंग आदमी है, जज के सामने आके खड़ा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को 40,000 रुपए दे के 14 वकील 2.5 घंटे बहस किए। उसके बाद आरओ ने क्या कहा कि रामचरित्र तुम्हारा केस पेंडिंग में रखा जाता है, 4 बजे डिसीजन दूंगा। उसके बाद तूफानी निषाद हाजिर हो। मेरा एक चीफ इलेक्शन एजेंट था राजकुमार, एडवोकेट राजकुमार निषाद, उसको लेकर के मैं गया। आरओ ने कहा निषाद जी आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका वकील कौन है? मैंने कहा मैं सेल्फ डिफेंस करूंगा, बताओ। आरओ साहब बोले आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं लड़ सकता? बोला आप ओबीसी में आते हो। मैंने कहा किसने कहा? आपने आज 3 दिन पहले मेरा नामिनेशन लिया तो उस टाइम तो सारा दुरुस्त था मेरा पेपर, आपने नामिनेशन दे दिया। बोले तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। तो मैंने कहा 3 दिन बाद किसी ने ऑब्जेक्शन लिया? बोले हाँ। तो मैंने कहा आरओ साहब फिर तो आप जो है मेरे ख्याल से जो है ये गलत कर रहे हैं। कहने लगे कैसे? मैंने कहा केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, पेज नंबर 70 के कॉलम ग पे लिखा हुआ है, यदि कोई कैंडिडेट जब नॉमिनेशन करता है, नॉमिनेशन के वक्त उसका पेपर दुरुस्त है और आरओ साहब नॉमिनेशन ले लेते हैं, 5 मिनट बाद यदि कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो दिस मैटर इज कंडक्ट, यह मैटर जुडिशली चला जाता है और कोर्ट तब उसमें निर्णय लेगी जब आचार संहिता खत्म हो जाएगा। तो आपकी अथॉरिटी नहीं है आरओ साहब। उसका मुंह इतना सा हो गया, कहने लगा आप ऐसे कैसे करें? मैंने कहा मंगा के देख लो। तुरंत केंद्रीय चुनाव आयोग की किताब इन लोगों के पास होती है, मंगा के इन्होंने देखा, बोला दैट साहब निषाद जी जाइए। मैं चला गया। मेरे जाने के बाद आरओ मछली शहर और आरओ जौनपुर सदर डीएम और एडीएम दोनों बैठ करके बातचीत किए। बोले अगर रामचरित्र निषाद का पर्चा खारिज कर देते हैं और तूफानी निषाद चुनाव लड़ेगा तो मीडिया हमें जीने नहीं देगी, तरह तरह का सवाल करेगी, ये कोर्ट का मैटर है, जाने दो, दोनों को लड़े। हम दोनों लड़े। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय पार्टी से 2 निषाद अनुसूचित जाति की सीट पे लड़े, दोनों दिल्ली से आकर के। अब रामचरित्र निषाद चुनाव जीते, बहुत सौभाग्य की बात। चुनाव जीतने के बाद रामचरित्र निषाद जब दिल्ली गए, तुरंत मैं एमपी क्लब को करा करके वहां पर रामचरित्र निषाद, विशंबर प्रसाद निषाद, कैलाश भाई आए थे, विशंबर प्रसाद निषाद, साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, धर्मेंद्र कश्यप, अजय निषाद, बिहार वाले 6 लोगों को बुला करके वहां हमने इनको हार्दिक अभिनंदन किया समाज की तरफ से। और अगले दिन 15 तारीख को हम लोग, हमारे एक मित्र हैं आंध्रा के, मिस्टर बाबूराव फिशरमैन कम्युनिटी से हैं, उनका अपार्टमेंट है वहीं पर शाहजहां रोड पर एमपी फ्लैट के सामने, वहां बुला करके इन 6 सांसदों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने निरंजन ज्योति और साक्षी महाराज, खासतौर से रामचरित्र निषाद, विशंबर प्रसाद जी से हाथ जोड़ के मैंने कहा यदि आप लोग सचमुच में चाहते हो कि इस समाज को आरक्षण मिले तो आप लोग एक काम करो, हम लोग इतने दिन से आरक्षण मांगते आए हैं, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दिया, लॉट ऑफ राम एक याचिका भी डाले थे इलाहाबाद लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में, वो भी खारिज कर दिया। पहले पेंडिंग में रखा, बाद में खारिज कर दिया। ये कह करके क्या कमेंट उसमें लगाया? उसमें कहा है हाई कोर्ट ने कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 17 नवंबर 2011 का। उसने ये कहा है कि किसी भी जाति को किसी कैटेगरी में डालने और निकालने की अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी अनुच्छेद 341 के तहत या राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 342 के तहत निहित है। यह किसी निगम के पास, किसी आयोग के पास, किसी लोअर कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है। तो अब ये मैटर जाता है कि पार्लियामेंट कमेटी क्यों करे? जिसकी सरकार है, जब उसको हमसे कोई डर होगा, हमसे किसी प्रकार का भय होगा तब वो करेगी। तो वो ये वहां से खारिज हो गया। अब मित्रों मैंने उनसे यही कहा, कैलाश भाई बैठे थे, मैंने कहा सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हो बैठ करके ये प्रस्ताव बनाओ, प्रस्ताव बना करके ले करके थोड़ी थोड़ी मदद करो। जंतर मंतर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, जंतर मंतर पे 50,000 समाज के लोगों को इकट्ठा करो। आप 14 सांसद हो, वो कॉपी मीडिया को दे दो, जंतर मंतर पे हमारे बैठे हुए जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके दे दो। वही कॉपी आप 14 लोग एक लीडर चुन करके ले करके पार्लियामेंट में खड़े हो जाओ सेशन के समय और कहो कि माननीय सर, यह मेरे समाज की मांग जो वर्षों से चली आ रही है, जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जिस समाज के आवाज को लेकर के मैं पार्लियामेंट में आया हूं, वह समाज 50,000 की संख्या में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे के मर रहा है। बताओ मैं उस समाज को क्या जवाब दूं? मैं भी देखता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर कौन पार्टी मेरा विरोध करती है
और आप भी विरोधी नहीं बनेंगे, चाहे अटल वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन हो, वो भी आपको भारतीय जनता पार्टी को तो आपको विरोधी नहीं मानेंगे, इसलिए कि आप अपने समाज की आवाज़ वहाँ सदन में रख रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बात को 1.5 साल हो गए लेकिन अभी तक किसी ने ये फॉलो नहीं किया, किसी ने ये नहीं किया। उसी दौरान मेरी बात संतोष भाई से हुई। संतोष भाई बहुत गंभीरता से, इनकी मेरी फोन पे आधे घंटे तक बात होती रहती थी। ये घर आते थे, मैं घर जाता था, ये कहते थे कि ऐसे बहुत मतलब ब्यूरोक्रेसी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारी इनकी होती थी। 6 महीने पहले वीरेंद्र जी दिल्ली गए और पता निकाल करके मुझे बुलवाया होटल में, हम दोनों बैठे। इन्होंने कहा कि इस तरह मेरा विचार है निषाद जी कैसे मंच पे लाया जाए। इसी दौरान इनको मैं कुछ कहानी डॉक्टर संजय की बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बातें जो यहाँ खुल करके आ रही है, उठ रही है, कौन कितना विरोधी है। कुछ लोग सुनी सुनाई बातें बताते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। लॉटन राम की बातें बताया, थोड़ी सी बात मैं डॉक्टर संजय की भी बताना चाहूँगा, जो RNP का वो आजकल मीटिंग कर रहे हैं। पहली मीटिंग में 2 साल पहले MP क्लब बुक करा करके 400 लोगों को बुला करके दिल्ली में मैं कराया। डॉक्टर साहब ने मुझे तुरंत वहां पर कहा कि आप मेरे राष्ट्रीय प्रभारी हो निषाद जी, और 2017 में निषाद मुख्यमंत्री होगा और तूफानी निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं किसी एक संस्था का और किसी पार्टी का जिम्मेदार वो सदस्य हूँ, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेन बॉडी में इस समय सचिव हूँ और अच्छा काम मिला है। अभी वाराणसी मंडल का मुझे प्रभारी बना दिया गया। वो क्यों बनाया गया वो भी थोड़ी बात में बताऊंगा। संजय की बात बताता हूँ। संजय जी ने कहा चलिए ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लोगों को जुड़वाइए। पूरी दिल्ली में संजय निषाद को एक टीम बनवा दिया। जो राष्ट्रीय निषाद संघ के पदाधिकारी थे सबको हम राष्ट्रीय इसमें जो है RNP में जुड़वा दिया। मेरा जब टिकट हुआ तो उस टाइम वहाँ संजय जी थे। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया मुझे, अब तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कहने लगे 500 मेरे कटराइज कार्यकर्ता है RNP का, निषाद जी आप जाओ, मैं इनको भेजूंगा, ये आपको चुनाव जिता के लाएंगे। मैंने कहा धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं इनको कह करके मैं जौनपुर चला गया। जाने के बाद सारा व्यवस्था किया। उसके बाद डॉक्टर साहब को फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब अपने कार्यकर्ताओं को आप यहाँ लगाइए, उनके रहने का, खाने का, चलने का सारा व्यवस्था मैंने कर दिया है। उन्होंने कहा डॉक्टर तोमर से बात करिए दिल्ली। डॉक्टर तोमर से बात किया। डॉक्टर तोमर ने कहा नहीं, डॉक्टर संजय कर सकते हैं। तो मैंने फिर डॉक्टर संजय को फोन किया। ये राजनीति खेलने लगे दोनों लोग, मैं तुरंत समझ गया। मैंने कहा इनकी बातों में उलझना नहीं, मैं काम में अपने लग गया। लेकिन खबर मेरी रहती थी कि डॉक्टर संजय क्या कर रहे हैं। डॉक्टर संजय ने क्या किया कि जो समाज को पाठ पढ़ाते हैं, कहते हैं कि हम राजा के वंश हैं कि नहीं। अगर हम राजा के वंश हैं, हम निषाद राज हैं, हमारा किला है, तो हमको आरक्षण की क्या जरूरत है। नहीं है ना, नहीं है। हम चुनाव लड़ाएंगे, हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। समाज का इतिहास पढ़ा करके उन भोले भाले लोगों को मरने के लिए तैयार कर दिया। एकदम यह हमारा भोला भाला समाज संजय की बात पे कटने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने सिखा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है, समाज जागरूक हो रहा है। संजय भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आप वाम सेव का कैडर निषाद समाज भाई साहब, मैं उसके घर आत्माराम निषाद को उसके पिताजी को आया। उस समय उसके पिताजी ककड़ी तरबूजे के खेत में 100 रुपए की नौकरी करते थे। 2-3 उसकी बहनें, एक की शादी हुई है, 2 अभी कुंवारी है। वह लड़का BSc फाइनल ईयर का छात्र था। पूरे गाँव को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और 20 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, जो जिस घर से जितना मिलता वह पैसा किसी से मांगता नहीं था। जितना मिल जाता तो उसी से अपना खर्चा चलाता था। उस लड़की का हत्या हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 लाख रुपए का घोषणा किया। सिर्फ संजय निषाद ने यह कहा, वो लोग लेने के लिए तैयार हुए संजय निषाद के इशारे पर कि आत्माराम निषाद वह पैसा लेने लखनऊ नहीं आएंगे। वह पैसा अखिलेश यादव जा करके उसके गांव दे। न अखिलेश यादव गए न वह आया। जो 21 लाख रुपए मिलना था वह भी हुआ वंचित रहा। 10 लाख बेटा 10 लाख नहीं, पहले 21 लाख का हुआ था, बाद में 21 लाख की घोषणा हुई थी। इस तरह से यह जो है आज वो अंडरग्राउंड थे, अभी पता लग रहा है कि हाई कोर्ट में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिए हैं। तो इस तरह से ये जो है सामाजिक संगठन समाज को गुमराह किए हैं। और ऐसी स्थिति में मैं दाद देता हूं अपने बब्बन भाई को, अपने राकेश जी को। और आपका तो कहना ही नहीं कि आपने जीवन का जो 20-25 वर्ष अध्ययन में लगाया है, सोच विचार करके जो NCC का ये गठन किया है, वाकई में जिस तरह से RSS के अलग अलग विंग हैं, RSS का जो विंग है वहाँ पर कैसे बना, ये सब एक दिन में नहीं होगा। हमारे अभी संतोष भाई ने उसको समझा दिया, सब कुछ होगा। RSS का विंग क्या काम करती है, वहाँ से जो पॉलिटिकल है RSS से
आरएसएस से ही निकले नरेंद्र मोदी जी है, आरएसएस से निकले राजनाथ सिंह है। तो आरएसएस का जो विंग है वो देखता है कि किस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी है, ये किसका स्पेशलिस्ट बन सकता है, राजनीति किसका बैकग्राउंड है तो राजनीति में भेजो। धार्मिक संगठन का है तो भेज दो, मंदिर का रक्षा करे, जाकर के महामंडल का जो है काम करे। अगर वह विद्वान है, शिक्षा के नीति से जुड़ा है, तो गीता भारती पब्लिक स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर चला दो इसको यहाँ। इस तरह से आरएसएस आज अगर पूरे देश पे कब्जा किया है तो 90 साल लग गए हैं, 90 साल पहले किया था। आज तक देश की आज़ादी के 65 वर्ष से बाद भी किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई। अगर यह किसी की उपज है तो हमारे सुरेश भाई का, हमारे राकेश जी का, हमारे मैं ये प्रूव करता हूँ। और मैं इतने कांग्रेस के जिम्मेदार पद पे होते हुए आज से 10 दिन पहले मुझे निर्मल खत्री जी ने कहा कि निषाद जी किस सीट से चुनाव लड़ोगे। मैंने कहा सर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले क्यों? लोग लड़ रहे हैं, बायोडाटा दे रहे हैं कि मुझे यहाँ चुनाव लड़ा, यहाँ से लड़ा। मैंने कहा मैं लोकसभा लड़ लिया। कांग्रेसी विचारधारा के जितने निषाद हैं, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, बायोडाटा मैं दूंगा। आप मेरे कहने पे 10 टिकट देना, 5 टिकट देना, 15 टिकट देना, उसको देना, पता करवा लेना कि कांग्रेसी विचारधारा का है, चुनाव लड़ सकता है। मैं पैसे के लिए किसी निषाद को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, मैं उन्हें लड़ाऊंगा। मुझे वर्क दीजिए। उसी दौरान मुझे वाराणसी मंडल का उन्होंने प्रभारी बना दिया और बोले निषाद जी जाओ काम करो। अपनी दबंगई से पूरी कांग्रेस में राजनीति कर रहा हूं। और अभी मैंने जो व्यवस्था बनाया है, इनको बताया था राष्ट्रीय लेवल पर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आज 2 साल पहले मैंने नितिन गडकरी जी को एक सुझाव दिया था। उनको सुझाव दिया था कि जिस तरह से आपके पार्टी में बैकवर्ड का अलग से है और अल्पसंख्यक का अलग से है, ST SC का अलग से यहाँ प्रकोष्ठ बना है, इसी तरह से आप एक फिशरमैन प्रकोष्ठ बनाओ, मछुआ सेल बना दो, मछुआ प्रकोष्ठ बनाओ। क्योंकि पूरे भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे वह उत्तर प्रदेश का कश्यप निषाद बिंद केवट कहार हो, चाहे वह गुजरात का राजे भोई, खासे भोई, झाके भोई और खैरवा भैरवा हो, चाहे वह कर्नाटका का सागरपुत्रा, राजपुत्रा, गंगापुत्रा हो, चाहे वह पश्चिम बंगाल का माझी झालो मालो झलुआ हलुआ केवट हो, चाहे वह आसाम का केवट हो, और चाहे वह मध्य प्रदेश का माझी मझवार बेलदार तुरहिया और रैकवार खरवार हो, ये सारे लोग एक ही कम्युनिटी के हैं। इनको एक आधार मिल जाएगा और यह जुड़ेंगे पूरे प्रदेश में, इनके हर प्रदेश में इनका संयोजक होगा, तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तुरंत नितिन गडकरी ने नागपुर के प्रकाश मालगावे फिशरमैन कम्युनिटी के हैं, उनको तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और प्रकाश मालगावे जी ने मुझसे पूछा कि कोई एक अच्छा लीडर दो। मैंने कहा रामचरित्र से अच्छा लीडर आपके बीजेपी में कौन है? इनको राष्ट्रीय संयोजक बनवाते हैं। और पूरे देश में कांग्रेस से खपा होकर के देखो, यह सीधा साधा समाज, हम पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, बब्बन भाई बैठे हैं, विद्वान हैं, आप हैं, सुरेश भाई, राकेश मल्ला जी, आप लोग उस बात को समझते हो। लेकिन जो आज हमारा अनपढ़ तबका है उसको ये मालूम नहीं कि RGI क्या है, ST ST आयोग क्या है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको ये मतलब है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी हमें आरक्षण दे, नहीं तो जिस तरह से हमने कांग्रेस को मिट्टी में मिलाया था, इसी तरह हम भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में मिट्टी में मिलाएंगे। वो यह जानता है। और आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी 21 तारीख को इंदौर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 15 से 20 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। मैं वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में गया था, राजा दिग्विजय सिंह को आना था, लेकिन वो नहीं आए। और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं विजय कैलाश वर्गीय जी, आप जानते होंगे शायद, वो आए। कैलाश विजय वर्गीय जी वो भी संघ के हैं, वो नीति निर्धारण में रहते हैं। वो वहाँ आए, जब परिचय कराया गया, बोले ये तूफानी निषाद जी हैं। अच्छा तूफानी जी हैं, हाँ। ये वो परिचय करने के बाद 1 दर्जन उनके निगम वहाँ के लोग आ गए, अजय सिंह उनके स्पीकर आ गए निगम उसके हाउस के। तो उन्होंने वहाँ के जो चंद्रशेखर रायकवार थे, उन्होंने कहा साहब हमारे मध्य प्रदेश का जो माझी समाज है, यह 1952 से अनुसूचित जनजाति में लिस्टेड है, लेकिन उसका फायदा यहाँ के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। और उसकी जो सिनोनिम्स है, उसकी जो उपजातियाँ हैं, चाहे वह केवट हो, चाहे वह निषाद हो, चाहे वह बर्मा लिखने वाला हो, चाहे रखवार लिखने वाला हो, चाहे खरवार लिखने वाला हो, उसको ये फायदा यहाँ नहीं मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में आप बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। सर आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप मेरी बात को वहाँ रखिए और हमारे ये प्रतिनिधि मंडल को माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलवाइए। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं मुद्दों को समझ लूँ।
कैलाश विजयवर्गीय साहब ने कहा पहले मैं मुद्दों को समझ लूं क्या है। तो मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट का वकील वो बात नहीं बता पाएगा जिस मुद्दे को मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं उसमें 15 साल से काम कर रहा हूं, मुझे एक एक चीज का पता है। 2012 में एक अकेला मिनिस्टर मोती कश्यप जी थे। 2012 में उन्होंने मांझी को वहां से रिकमेंडेशन करवा के भिजवाया था, यहाँ से आरजीआई ने कमेंट लगा करके भेज दिया, 3 बार आपका खारिज कर दिया। अभी थावरचंद गहलोत का पत्र मेरे पास 2 पत्र है, मैं अभी दिखाता हूँ। 3 बार इन्होंने खारिज कर दिया और अभी 6 सितंबर को बिहार से कैबिनेट में पास करा करके नीतीश कुमार जी ने भेज दिया, वो भी इन्होंने आरजीआई के पास भेज दिया है। एक ही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं विजयवर्गीय साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी आपकी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पार्लियामेंट्री कमेटी आरजीआई के अधीन है या आरजीआई पार्लियामेंट्री कमेटी के अधीन है? आप मुझे बताएं। यह हमारी जाति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हमें ये कर दे या एसटी में कर दे या एससी में कर दे या जहां से जो रिकमेंडेशन हुआ है उसको कर दे। तो उन्होंने कहा कि निषाद जी आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात मुझे बताई, मैं समझ गया, मैं डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से बात करके मिलवाऊंगा, लेकिन निषाद जी आप जरूर आना, क्योंकि कोई वकील समझाता है तो दुनिया भर का पेपर रख देता है, ये धारा वो समझ में नहीं आता। सरल और सीधे भाव से समझाना। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों के समझ में एक ही बात आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों करे? जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत प्रेसिडेंट को पावर है वो क्यों करे? पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों करेगी? पार्लियामेंट्री कमेटी तब करेगी जब आप उन पे दबाव बनाओगे, एक हो जाओगे। और वो एक कैसे होगे? यह निषाद कोर कमेटी ये करेगी। इनके हाथ में पावर रहेगी, चाहे यहाँ से एमपी फल करके जाएगा, वो अपनी आवाज को उठाएगा। जिस तरह से मैं कहता हूं, अभी मसूदन मिस्त्री जी से बात किया, संतोष जी को बुलाया था, संजोग से नहीं आ पाए। मसूदन मिस्त्री जी से हमने कहा, मसूदन मिस्त्री जी ने कहा कि निषाद जी आप अनटचेबल नहीं, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। मैंने कहा धन्यवाद सर, आप आरक्षण की बात करते हैं कि हम अनटचेबल नहीं है, हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी ये बात का जवाब दे। हमारे कांग्रेस में 5 बड़े नेता हैं। पहला मीरा कुमार जो लोकसभा स्पीकर रहे हैं, क्या वो अनटचेबल है? दूसरा, इस देश का गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र का, क्या वो अनटचेबल है? तीसरा, पीएल पुनिया जो एसटी आयोग के चेयरमैन है, क्या वो अनटचेबल है? कुमारी शैलजा जिनको आपने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनाया था, क्या वो अनटचेबल है? मुकुल वासनिक जो महाराष्ट्र से आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये अनटचेबल हैं? इनके घर आप खाना नहीं खाते, इनके घर आप पानी नहीं पीते? बोले ये सब राजनीतिक बातें हैं। राजनीति हो रही है हमारे साथ, राजनीति ही तो हो रही है। इतना खुल के कोई अपनी बात नहीं कर सकता। अभी मैं जौनपुर में एक बड़े मंच पे मैंने कहा कि मेरी जो पहचान है वह निषाद समाज से है, कांग्रेस से नहीं है। आज कांग्रेस के लोग वाराणसी मंडल का इंचार्ज बनाया तो इसलिए कि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में तूफानी निषाद की पहचान है, निषाद बिरादरी में, और उत्तर प्रदेश में इसके कहने से 10-15% तो वोट मिल जाएगा। इस वजह से मैं अपनी बात दबंगई से रखता हूं। पूर्व होम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के रामकिशन द्विवेदी यहाँ जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि निषाद जी आप चंदौली में बिंदे नेता डेवलप करिए, आप रामपुर में जाइए तो वहाँ तुरैया करिए, आप बागपत में जाइए तो वहाँ कश्यप लीडर डेवलपमेंट करिए, आप अगर सुल्तानपुर में आते हैं तो यहाँ केवट लीडर डेवलपमेंट करिए। तो कुल मिला जुला के वो स्थिति वहाँ मैं पैदा कर दिया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप मुझे वर्ग दीजिए। और ये भी कह दिया हूँ कि 25 नाम दूंगा, 25 में से मुझे 10 टिकट चाहिए और मैं अपने समाज को जवाब देने लायक बनूं। और उनको और गिना दिया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में 1 दर्जन निगम आयोग और इतने तमाम मंत्री होने के बावजूद विशंबर प्रसाद को राज्यसभा में भेजा समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस समाज का वोट लेने के लिए नरेंद्र कश्यप को राज्यसभा बना करके भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने 1 दर्जन सांसद होने के बाद चुन्नी भाई गोविल को गुजरात से राज्यसभा बना करके भेजा। कांग्रेस ने किसको बनाया है और क्या आधार आपने दिया है? मेरा समाज क्यों जुड़े? मैं अपने समाज को कांग्रेस से क्यों जोड़ूं? आप मेरे समाज को क्या दे रहे हो, मुझे जवाब दो। तो उन्होंने कहा कि भाई सर मैं सेल का मैं गठन करने जा रहा हूं। मैं राहुल जी से अभी इसी 12 तारीख को बैठेंगे, नोट तैयार कर लिए हैं दिग्विजय सिंह और मसूदन मिस्त्री से मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं अब 24 अकबर रोड पे जहां से पूरे देश की राजनीति कंट्रोल होती है कांग्रेस की, वहां एक निषाद बैठेगा और पूरे देश में जो 18 से 20 करोड़ आपकी आबादी है उनको आप कंट्रोल करो निषाद जी। जो कांग्रेस विचारधारा का है, जो दिल्ली में रहता हो, जो समय दे सके उसको आप यहाँ बैठाइए। और ये और कोई नहीं, ये मेरे दिमाग में बात डालने वाली और कोई नहीं, इनके जैसा बुद्धिजीवी। इन्होंने कहा था ऐसा होना चाहिए।
मैं धन्यवाद देता हूं बब्बन जी को, मैं धन्यवाद देता हूं राकेश जी को, मैं धन्यवाद देता हूं अपने सुरेश रानी जी को कि बहुत सोच समझ के एक ऐसे व्यक्ति को अगर वह आरक्षण आज मिला होता, ये भी आरक्षण के दायरे में होते, तो आज संतोष सानी आपके अध्यक्ष नहीं होते, किसी जिले के डीएम होते। अगर इनको आरक्षण मिला होता तो किसी जिले के डीएम होते। लेकिन मैं समझता हूं कि इनका तो दुर्भाग्य रहा, लेकिन समाज का सौभाग्य था कि ये डीएम नहीं बने। अब ये डीएम और आईपीएस पैदा करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ बहुत सारी बातें करने को थी, संक्षेप में मैंने अपनी बातें रखी। अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः मैं फूलन देवी को फिर दो शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को समर्पित करूंगा। अरे जवानी को देखा, रवानी को देखा, वीरों के खूनी कहानी को देखा, और जब तक जिंदा रही जुर्म से लड़ती रही, फूलन में झांसी के